आ रहा है। आज हम बात करेंगे ITR 6 के ऊपर, किसकी कंप्यूटेशन कैसे बनाई जाती है और इसकी सारी फिगर्स को यूटिलिटी में एक्चुअल में डाली कैसे जाती है। तो मैं आपको ये फिगर डेटा है, एक्चुअल में है तो क्लाइंट का ही, बट मैं आपको इसी के माध्यम से बताऊंगा कि कौन कौन सी फिगरें कहाँ कहाँ से ऑप्ट की जाती हैं और कौन कौन सी फिगरें कहाँ पर कैसे जाती हैं। सबसे पहली बात, हम कंपनी की ITR में अब प्रॉफिट कितना है ये P&L से लिया जाता है कि एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है, बिजनेस की इनकम कितनी है। सो बिजनेस की इनकम प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे। अब इसके नीचे जो भी आ रहा है, करंट टैक्स, टैक्स फॉर द अर्लियर पीरियड, डेफर्ड टैक्स आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आएगा। आप इस बात का ध्यान रखिए कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है वो टैक्सेबल नहीं होती। वो टैक्सेबल एक्चुअल में ये रीमेजरमेंट इनकम जो होती है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हेड के अंदर जो लिखी जाती है रीमेजरमेंट इनकम, ये सभी उस ईयर में टैक्सेबल होगी जब ये रियलाइज होगा। ये कि रिवैल्यूएशन इनकम की तरह है, जब ये रियलाइज होगा जिस भी ईयर में होगा उस ईयर में टैक्सेबल होगा, इस ईयर में नहीं होगा ये। सो दैट इज़ वाई आप देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला ही कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला बिजनेस इनकम हमने अटैच कर दिया। अब बिजनेस इनकम में से हम सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या फिर जो भी किसी और हेड में कंसिडर की जाएंगी उनको हटाएंगे। ये है इंटरेस्ट इनकम। मैंने अदर इनकम से इनकम इंटरेस्ट इनकम लिंक कर दी, जो भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो यहाँ पे इनकम हेड से इंटरेस्ट इनकम में डाल दी। और मिसलेनियस इनकम यानी अदर इनकम की जितनी भी चीज़ें होंगी वो इस साइड में लिंक कर दी जाएंगी, जो कि अलग से कंसिडर की जाएंगी। और आप यहाँ कहेंगे कि एक्चुअल में ये एक्सपोर्ट और ये ड्यूटी ड्रॉबैक जो यहाँ पर दिख रही है ये अदर इनकम का पार्ट नहीं है, इन्होंने यहाँ जस्ट शो कर दिया। एक्चुअल में ये यहीं पे आ रहा होगा। मैं अगर आपको दिखाऊँ इसकी टोटलिंग कितनी बनती है, ये इन दोनों का टोटल है यहाँ पे। जो देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पर ले रखा है ना, ये और ये, तो ऑलरेडी यहाँ पर जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बिजनेस इनकम में इन्होंने ले रखी है ये वाली। तो हमें सिर्फ ये मिसलेनियस इनकम हटानी है यहाँ से फिलहाल। सो हमने इंटरेस्ट रिसीव डाल दी, मिसलेनियस इनकम डाल दिया, और अदर इनकम में जो भी अदर सोर्सेज में हेड होगा यहाँ पर आप सभी लिंक करके यहाँ से अपने आप माइनस हो जाएंगी। अब ये देखेंगे इनका टोटल आ गया। अब डेप्रिसिएशन एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो आप P&L वाला डेप्रिसिएशन अटैच यहाँ से एज इट इज़ लिंक कर दीजिए, या फिर शेड्यूल डेप्रिसिएशन का शेड्यूल हर बैलेंस शीट में होता है, आप वहाँ से ये फिगर उठा सकते हैं जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन P&L में गया है वो वाला है। और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, अगर टैक्स ऑडिट इस पर लगता है किसी भी जिस भी कंपनी अब ITR 6 फाइल कर रहे हैं कि जिसका अगर उसका टैक्स ऑडिट भी जाता है साथ में, तो टैक्स ऑडिट में भी यही इनकम टैक्स, यही डेप्रिसिएशन अलाउ होना चाहिए जो हम वहाँ क्लॉज 22 में भरते हैं। आई शो यू, इसका टैक्स ऑडिट है मेरे पे। ये देखिए यहाँ पर इसका अगर हम इन सबका टोटल करेंगे, दैट मीन्स ये वाली फिगर, ये वाली फिगर और ये चारों फिगर को अगर हम टोटल करते हैं तो इट वुड बी ये देखिए चारों का हमने टोटल कर रखा है। तो इनकम टैक्स के हिसाब से इतना 13 करोड़ के समथिंग आपको हो रहा है डेप्रिसिएशन, और हमने जो बुक्स में लिया है वो 12 करोड़ समथिंग है, तो 39 का और मिलेगा, तो ये भी डिडक्शन मिल जाएगा। अब हमने देखिए बिजनेस इनकम में से अदर इनकम हटा दिया, अदर इनकम के सोर्सेज जो भी अदर इनकम थे वो हटा दिया, और जो डेप्रिसिएशन और अलाउ होना था वो डिडक्ट कर दिया। यहाँ पर हमें सभी फिगर एडजस्ट करके इतनी आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अदर इनकम। नाउ अब हम बात करते हैं जो भी डिसअलाउ होंगी अंडर सेक्शन 37 या फिर डिसअलाउ होंगी अंडर सेक्शन 40 या 43B। अब बहुत सी चीज़ें प्रोविज़न, कोई भी प्रोविज़न अगर बैलेंस शीट में आएगा वो डिसअलाउ होगा, क्योंकि वो एक्चुअल खर्चा नहीं है। इनकम टैक्स में एक्चुअल खर्चे का ही डिडक्शन आपको मिलता है। डिसअलाउ अंडर सेक्शन 37 है। अब ये देखिए इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट, यानी इनका पेमेंट ऑफ TTS या TCS में इंटरेस्ट लगा होगा डिले पेमेंट की वजह से, वो डिसअलाउ कर दिया गया है। प्रोविडेंट फंड, ये तो अब ये बात याद रखिए, जो भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो अंडर सेक्शन 36 IVA के अंडर आता है। उसमें ये होता है कि कोई भी कंट्रीब्यूशन उसके अंडर अगर आ गया, मैंने 36 से एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, वो परमानेंटली डिसअलाउ हो जाता है अगर आपने उसे लेट डिपॉजिट किया है। यानी जनरली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे डिडक्ट करता है, फिर वो PF डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करता है। अब वो डिपॉजिट करने में अगर लेट हो जाता है, परमानेंटली डिसअलाउ खर्चा कर दिया जाता है इनकम टैक्स में।
बट जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का भी होता है, वो वाला कंट्रीब्यूशन जब वो पे करेगा तब अलाउ कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 43B में। यहाँ पे इधर डिसअलाउंस का सेक्शन यहाँ पर अमाउंट अलाउ अंडर सेक्शन 43B। तो इसमें तो यही था वन। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ ये कहाँ पे प्रोविडेंट फंड लेट डिपॉजिट का टैक्स ऑडिट में दिखाता हूँ, जनरली अगर होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये है, ये रहा, यहाँ पे डिटेल ऑफ कंट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयज़, यहाँ एम्प्लॉयज़ आ रहा है ना साफ, सेक्शन 36(1)(v) है। तो यहाँ पर अगर आप प्रोविडेंट फंड देखेंगे 1426, यानी ये प्रोविडेंट फंड है जो कि ये ड्यू डेट है, जिस ड्यू डेट पे पेमेंट करनी चाहिए यानी डिपॉजिट करना चाहिए 15 जुलाई 2024, बट इन्होंने कब किया पेमेंट? 9 जुलाई 2024, यानी पीएफ डिपार्टमेंट में तो लेट किया, तो इसीलिए ये कंप्यूटेशन में डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इसी तरीके से इंटरेस्ट पेनल्टी, ये भी देखिए अगर आप ग्रुपिंग में देखेंगे, ये रहा, या तो आप क्लाइंट से ट्रायल बैलेंस मंगा लीजिए, ट्रायल बैलेंस में आप जो भी इंटरेस्ट ऑन डीले, किसी भी लॉ के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट लगा है, इंटरेस्ट ऑन एक्साइज ड्यूटी हो गया, टीडीएस पेबल हो गया, सर्विस टैक्स हो, तो किसी में भी अगर आपको इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री, इन्होंने प्रोविजन बनाया इन्वेंट्री के लिए, ये भी डिसअलाउ। तो प्रोविजन तो किसी भी तरीके का हो वो डिसअलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 37 में। आपको ये सभी फिगरें भी यूटिलिटी में भी डाल के दिखाऊंगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, ये इनकी बैलेंस शीट में था, ये भी डिसअलाउ कर दिया जाएगा। सीएसआर का खर्चा भी डिसअलाउ किया जाता है। और यहाँ पर मैंने शेड्यूल भी मेंशन कर दिया कि गया कहाँ है शेड्यूल ओआई जनरली जितने भी डिसअलाउंस और अलाउंस किए जाते हैं शेड्यूल ओआई में ही किए जाते हैं। और जो शेड्यूल ओआई में नहीं मिलेंगे आपको जो भी डिसअलाउंस, वो आप शेड्यूल बीबी में कर सकते हैं, यानी एक बिजनेस एंड प्रोफेशन करके शेड्यूल होगा आईटीआर में, वहाँ पर एनी अदर डिसअलाउंस करके नाम आएगा सबसे लास्ट में, वहाँ पर डायरेक्ट डिसअलाउंस कर सकते हैं। अब देखिए प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी सेक्शन 40A(7) में, अब ग्रेचुटी का कोई प्रोविजन बनाया होगा वो डिसअलाउ किया है, आपको ये भी टैक्स ऑडिट में मिल जाएगा। ये सारी फिगरें देखिए अब टैक्स ऑडिट से रही है, मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये अकॉर्डिंग टू कहाँ है, ये है क्लॉज 21B में, ये बी में नहीं, क्लॉज 21E में, जहाँ पर 29 लाख रुपीज़ प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी नॉट अलाउबल अंडर सेक्शन 40A में, ये भी टैक्स ऑडिट में मिलेगा। और ये कोई भी, अब एम्प्लॉयर ने टैक्स पे किया है एम्प्लॉय के एज अ परक्यूजिट, या तो ये एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं हो रहा, दैट मीन्स एम्प्लॉयर ने ये बियर किया, उनका टैक्स की जो लाइबिलिटी जो एम्प्लॉय पे बनता था वो एम्प्लॉयर ने टैक्स की लाइबिलिटी पे किया उनके बिहाफ पे, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। ये देखिए दैट मीन्स डिसअलाउ हो जाएगा। ये टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय फॉर परक्यूजिट, यानी एम्प्लॉय का टैक्स एम्प्लॉय ने पे किया। अब ये डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 43B में इंटरेस्ट ऑन पीएफ, लेबर, ये सभी चीज़ें आपको टैक्स ऑडिट में मिल जाएंगी। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन पीएफ नॉट पेड ऑन बिफोर दी, यानी देखिए पहली बात नॉट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इतना पे नहीं हुआ, यानी 31 मार्च तक ये सभी फिगरें पे नहीं होंगी जो 31 मार्च में बैलेंस शीट में दिख रही होंगी। देन ये इनकम टैक्स यानी आईटीआर फाइल होने से पहले ये सभी फिगरें ये जितनी भी हैं ये पे हो चुकी होंगी, और इतना अमाउंट पे हो गया है आईटीआर से। अब जो नहीं पे हुआ आईटीआर तक, ये वो अमाउंट है जो कि सेक्शन 43B में हम डिसअलाउ करेंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन पीएफ, ये इंटरेस्ट ऑन पीएफ, लेबर वेलफेयर, ठीक है, लीव इनकैशमेंट, ये देखिए एमएसएमई का इस बार से टैक्स ऑडिट में जो भी चेंजेस या मॉडिफिकेशन आए हैं वो क्लॉज 22 में है। हम टैक्स ऑडिट में देखेंगे क्लॉज 22, ये रहा, यू कैन सी क्लॉज 22 में। ये देखिए जो भी इंटरेस्ट लाइबिलिटी यानी ड्यू डेट पे एमएसएमई को अगर पे नहीं करते तो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आ जाती है, वो इंटरेस्ट एज इट इज़ डिसअलाउ हो जाता है हमारे आईटीआर में। ये देखिए डिसअलाउ अंडर सेक्शन, ये वाला अमाउंट आ गया। और नॉट पेड इन गिवन टाइम, यानी जो अगर आप टैक्स ऑडिट का गाइडेंस नोट पढ़ेंगे तो उसमें ये अमाउंट आएगा जो कि ड्यू हो चुका है 31 मार्च में, बैलेंस शीट पे दिख रही है ये अमाउंट, और ड्यू हो चुका है और पेमेंट नहीं हुई, तो ये वाला जो अमाउंट है ये भी डिसअलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 43। देखिए अमाउंट, जो भी अमाउंट अलाउड होंगी अंडर सेक्शन 43B पेमेंट ऑफ अर्लियर ईयर्स, लीव इनकैशमेंट, अगर आपको ये यहाँ पे मिलेंगे
ये भी टैक्स ऑडिट की फिगरें हैं, ये देखिए पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जिस ईयर का हम टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं वो है प्रीवियस ईयर। सो प्रीवियस ईयर में ये अमाउंट पे हुए हैं, दैट मीन्स ये एक्चुअल खर्चा है, तो इनका अलाउंस इस बार मिलेगा, यानी इसे खर्चा माना जाएगा। ये देखिए 24 प्रोफेशनल टैक्स हो गया, वारंटी। अब यहाँ पर वारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्रोविज़न है। अभी अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ, यहाँ पर ये जो भी प्रोविज़न या ओपनिंग बैलेंस बनी, ओपनिंग बैलेंस था पहले का, एडिशन ड्यूरिंग यानी ड्यूरिंग द ईयर में इतना प्रोविज़न बना और अमाउंट यूटिलाइज इतना हुआ, तो इन्हें जो माइनस करके जो अमाउंट आया, इनका जो नेट बना, वो अमाउंट यहाँ पर आपको एज अलाउ हुआ है इनकम टैक्स में। अगर आप देखेंगे तो G92 ये इस वाले अमाउंट यानी ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए यूटिलाइज ड्यूरिंग द ईयर, और ये जो करंट ईयर में प्रोविज़न बना, करंट ईयर का प्रोविज़न बना, और जितना आपने पेमेंट हुआ इनका जो अमाउंट ये अलाउ किया गया यानी 17 लाख रुपए, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक हेड नहीं है शेड्यूल हुआ है कि वारंटी को कहाँ लिखा है, क्योंकि इस कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये जनरली। तो यहाँ पर वारंटी एक्सपेंसेस भी होते हैं ड्यूरिंग द, क्योंकि क्लाइंट कस्टमर को वारंटी दी जाती है, उनके बिहाफ पे प्रोविज़न बनाए जाते हैं कि कितनी वारंटी एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर आएंगे। तो जितना प्रोविज़न बना था और जितना ड्यूरिंग द ईयर पे हुआ, उन दोनों को माइनस करके यानी ड्यूरिंग द ईयर इतना हुआ, 17 लाख रुपए पेमेंट हुई और प्रोविज़न हटा दिया उसमें से। लेबर वेलफेयर ये भी आपको उसमें मिल जाएगा, ये रहा, देखेंगे तो ये रहा, ये करके इनका अमाउंट बना है। अब एग्जाम्प्ट इनकम की बात करें तो देखिए यहाँ प्रोविजन नो लॉन्गर। अब प्रोविजन इसलिए एग्जाम्प्ट, इसे एग्जाम्प्ट इनकम में हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये जो प्रोविज़न है, अब जिस टाइम पे ये प्रोविज़न बना था उस ईयर में तो ये टैक्सेबल हुआ होगा, क्योंकि जब उस टाइम पे आईटीआर फाइल हुई होगी तो ये प्रोविज़न ही रहा होगा, उसमें प्रोविज़न बनाया होगा तो प्रोविज़न डिसअलाउ हो जाता है, तो टैक्सेबल तभी हो गया, तो ये दोबारा टैक्सेबल। अभी ये प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है तो इसे दोबारा राइट ऑफ कर दिया होगा बुक्स से कि इसकी ज़रूरत नहीं, तो जब ये इनकम बनी तो इस साल टैक्सेबल नहीं होगा, ये एग्जाम्प्ट होगा क्योंकि ऑलरेडी टैक्स लग चुका है इसमें। नेट गेन अब ब्लॉक जो भी हम इनकम टैक्स में जो भी सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का करते हैं, वो हम ब्लॉक एसेट फॉलो करते हैं, उसमें ये अमाउंट जो भी ये नेट गेन और सेल आ रहा है ये वाला अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा अनटिल अनलेस की वो कॉस्ट से भी ऊपर चली जाए। ये डेप्रिसिएशन के साथ अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। बात रही ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये ऊपर से लिंक है, नीचे आ गया अपने आप ही मिसलेनियस इनकम। टोटल आप देखेंगे टोटल इनकम ये अलाउ डिसअलाउ, जो भी डिसअलाउ हुए होंगे वो प्लस हो गए होंगे क्योंकि दोबारा आपकी वो इनकम बन गई, एक्सपेंस नहीं माना गया उसे, और जो भी अलाउ किया गया होगा वो माइनस करके ये नेट इनकम चार्जेबल अंडर द बिजनेस, अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन में आ गया, और जो भी अदर इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ गया 16 करोड़ 26 लाख रुपए। ठीक है, अब दोनों को मिला के ये आपकी टोटल इनकम हुई और टैक्सेबल इनकम भी इतनी बन गई। अभी इस कंपनी ने सेक्शन 115 बी डब्ल्यू ले ऑप्ट कर रखा है, जिसमें 22% फ्लैट टैक्स रेट लगता है, 10% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। और ये रहा TDS TCS, जो भी TDS इनका, अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल से 26A डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर जो भी TDS आ रहा होगा आप एज इट इज़ TDS और TCS यहाँ पर डाल दीजिए उनका। और टैक्स पेड ये जो आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया होगा वो वाला अमाउंट है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा अभी ये कहाँ जाता है, जो भी अमाउंट बनेगा, और ये इंटरेस्ट आ गया, ये सब आपकी यूटिलिटी पे मिल जाएगी। सो ये फाइनल कंप्यूटेशन कंपनी की बनती है ITR 6 जब हम भरते हैं। अब ये कुछ चीज़ें हैं, रिफंड ऑफ ड्यूटी कस्टम, ये टैक्स ऑडिट में दिखाई गई है, ये टैक्स ऑडिटर द्वारा। तो इसे अगर हम जनरली इनकम में शेड्यूल BP में प्लस करना पड़ता है हमें, और इनकम बढ़ानी पड़ेगी इतने से, और ये टैक्सेबल हो जाता है। बट इसका केस छोड़ दीजिए, आपको हर किसी में नहीं मिलेगा रिफंड ऑफ ड्यूटी ऑफ कस्टम जनरली। सो मैं आपको यूटिलिटी में दिखाता हूँ कि हाउ इट वर्क्स, ऐसे हम भरेंगे कैसे।
मैं आप लोगों के लिए पहले से जेसन एक बना रखा है क्योंकि मैं क्लाइंट की डिटेल आपको नहीं दिखा सकता, सो इसलिए मैं आपको बताऊंगा जेसन कैसे अपलोड की जाती है। अगर मैं देखिए, अगर आप शुरू से ITR भर रहे हैं तो डाउनलोड प्री फील्ड में कर दीजिए और यहाँ पर जाके एज इट इज़ जो भी आएगा आप उसे भरते जाइए, शेड्यूल अपने आप आ जाएंगे। जैसे अब मैं यहाँ पर इम्पोर्ट हो गया कि मैंने ऑलरेडी जेसन और सारी फिगरें डाल रखी है, मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा यस करके, जैसे मैंने जेसन यहाँ पर डाला, अपलोड किया, सबमिट करूँगा, अपने आप शेड्यूल सारी भरी हुई चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ये रहा यूटिलिटी। सो आई कांट ओपन द जनरल इन्फॉर्मेशन 1 एंड इन्फॉर्मेशन 2। सो आपको दिखाता हूँ मैं बैलेंस शीट। सबसे पहली चीज़ देखिए, आप इसमें बैलेंस शीट आ रही है, तो बैलेंस शीट की फिगर एज इट इज़ जैसे आप ओपन करेंगे तो ये जो भी बैलेंस शीट में एक्सपेंड जैसी आप करेंगे ये सारी चीज़ें एक्सपेंड हो जाएंगी। बैलेंस शीट में जो भी यहाँ पर दे रखा होगा एज इट इज़ आपको भरनी है। सबके लिए हेड मिलेंगे क्योंकि ये इंडिया का बैलेंस शीट है, इसलिए एसेट ऊपर है, लाइबिलिटी नीचे मिलेंगी आपको एज इट इज़। ये सारी फिगरें इसमें, ये देखिए, अगर आप देखेंगे ये रही इक्विटी। इसका लिंक अगर आप ओपन करेंगे, एक्चुअली इसमें हो नहीं रहा क्योंकि हाइड कर रखा होगा मैंने, बट ये आपको एज इट इज़ पूरी बैलेंस शीट इसमें फिल करनी होगी। आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लाइबिलिटी वाला सेक्शन ये रहा, लाइबिलिटी में नॉन करंट और करंट होंगे, ये रहा करंट, ये रहा, ये सारी एज इट इज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये रहा नॉन करंट, आप यहाँ भरेंगे, करंट वाली यहाँ भरेंगे। मेक श्योर कि आपकी बैलेंस शीट एज इट इज़ मैच करे टोटल एसेट एंड लाइबिलिटीज़। देखिए टोटल एसेट मैच कर रही है हमारी 600, तो टोटल एसेट एंड लाइबिलिटी मैच कर जाएगी। ठीक है, आप एसेट और लाइबिलिटी साइड दोनों जब भरेंगे आप एक एक करके, जैसे आपकी बैलेंस शीट भर जाए। उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग वाला, अब यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री जो भी रॉ मटेरियल का आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग इन प्रोग्रेस जो भी आपने परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर, मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ मिलेगा आपको। ये रहा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में जाऊँ ओपनिंग, ये ओपनिंग स्टॉक, ये रहा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है ये डेटा बैलेंस शीट से सारी आएंगी आपको। क्लोजिंग स्टॉक, अगर फैक्ट्री ओवरहेड तो है होता नहीं है जनरली मैन्युफैक्चरिंग में, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस इनकी क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे क्योंकि ये सभी फिगरें लिंक हैं। पहले ये बैलेंस शीट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से फिर ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ये देखिए, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप क्या भरेंगे, जो बिजनेस की इनकम होगी। आई विल शो यू इन P&L। ये रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है ना, तो एज इट इज़ ये बिजनेस की इनकम आप यहाँ डालेंगे, तो ये हमारी इस बिजनेस की इनकम मैच करनी चाहिए। बिजनेस की इनकम मैच करेंगे, ओपनिंग और फिनिश गुड्स, ये सारी चीज़ें आप फिल करेंगे। आप ये सारी बैलेंस शीट की डेटा है, आप जैसे इनका हेड देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ डालनी है। ये बड़ा इशू नहीं है। ये P&L, अभी बात रही P&L की, तो P&L में एज इट इज़ आपको कौन सा अमाउंट है, क्रेडिट वाला अमाउंट तो उधर से उठ के आ जाएगा जहाँ से हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भरा था आपको। ये वाला अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से आया, ये बात याद रखिए। तो उसके बाद इंटरेस्ट इनकम, ये जो अदर इनकम आप भरेंगे यहाँ पे, ये 16 करोड़ 33 है ना, ये वाली अदर इनकम यहाँ पर आप भर देंगे। इंटरेस्ट इनकम कितनी रही, प्रॉफिट ऑफ सेल एंड फिक्स एसेट, प्रोविजन नॉन लॉन्गर रिक्वायर्ड टू ईयर, और ये मिसलेनियस इनकम, ये सभी डेटा आप भर के से सेव कर देंगे। और जो भी एक्सपेंसेस आप डेबिट टू P&L, क्योंकि ये इंडेक्स की बैलेंस शीट है तो इसका फॉर्मेट इंडेक्स के बैलेंस शीट के हिसाब से आएगा। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी AS वाली बैलेंस शीट भरेंगे तो उसका अलग आएगा, क्योंकि जनरल इन्फॉर्मेशन में 1 में वहाँ पर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि ये इंडेक्स इस कंपनी पे इंडेक्स लगता है या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं। अब यहाँ पर आपको सारे हेड दिए होंगे, फ्रेट आउटवर्ड, फ्यूल, रेंट्स, रिपेयर टू बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें आपको देख के, और जो भी अगर हेड आपको मैच नहीं होता यहाँ पर एक आपको मिलेगा अदर एक्सपेंस, यहाँ पर आप ऐड अनदर करिए, जो भी हेड होगा आप एज इट इज़ यहाँ लिखिए, बैड डेट्स जो भी आप लिखना चाहते हैं, और यहाँ पे अमाउंट डाल के ऐड करते जाइए। मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं लिख चुका हूँ ये सारी चीज़ें, तो ये मैंने एज इट इज़ पूरी भर दी। अब इसे सेव कर दीजिए। यहाँ पर भी ये बात याद रखिए कि इसमें डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन भी है, ऑडिट फीस अलग से आपको दिखानी होगी। ये देखिए डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन यहाँ है, ऑडिट फीस आपको यहाँ अलग से दिखानी होती है। अगर क्योंकि किसी एक्सपेंस में अगर इंक्लूडेड भी होगी वहाँ ऑडिट फीस आपको उसको वहाँ से माइनस करिए, देन
यहाँ पर लिख दीजिए। अब कोई भी डेफर्ड टैक्स होगा या डेफर्ड टैक्स या प्रोविजन ऑफ करंट अगर बैलेंस शीट में होगा तो यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप पी एन एल में देखेंगे, ये देखिए करंट ईयर का टैक्स तो इतना है, और टैक्स फॉर अर्लियर ईयर इतना है, डेफर्ड टैक्स इतना क्रेडिट, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ आपको डालनी पड़ेगी, हालांकि मैंने डाली नहीं है। ये तो इतनी मैच कर रही होगी, ये देखिए आप, एज इट इज़ 1,702,348,935, ये वाली प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली फिगर मैच कर रही होंगी। अब कोई भी आइटम रिक्लासीफाई, आइटम विल नॉट रिक्लासीफाई टू पी एन एल, जो पी एन एल में रिक्लासीफाई है, जो आपको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कही थी मैंने, ये टैक्सेबल नहीं होती। ये जिस ईयर में रियलाइज़ होगी उसी साल में हमने यहाँ इसका इनकम टैक्स और अमाउंट ये दोनों हो गए। यहाँ पर आप नेट करके मैंने लिखा होगा, यहाँ पर ये जो कि अमाउंट ये इतना आना चाहिए, 329,413 इतना आएगा अमाउंट यहाँ पर, ये नेट करके। ये वाला टैक्स अमाउंट है, मैंने टैक्स अमाउंट लिख दिया, ये 1110 वाला टैक्स अमाउंट है, 440 वाला टोटल अमाउंट है, इन दोनों को माइनस करके नेट अमाउंट आएगा विदाउट टैक्स वाला, ये लिखना था। तो उसके बाद अमाउंट ये आपका टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये मैच होनी चाहिए आपकी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को माइनस करके आपकी ये इनकम मैच होनी चाहिए। देन उसके बाद आप शेड्यूल बीपी में आएंगे। शेड्यूल बीपी में ही, शेड्यूल बीपी में जो आपको इनकम मिलेगी, जो भी फिगर उठ के आएगी, ये पीएनएल से उठ के आएगी। कौन सी वाली फिगर? ये वाली, याद रखिए, ये वाली 58 वाली, ये जाएगी वहाँ पे शेड्यूल बीपी में। मैं आपको दिखाता हूँ, हालांकि वहाँ लिखा भी होगा इस बात के लिए, शेड्यूल बीपी ये रहा। अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, ये रहा। अब यहाँ पर ये देखिए, इनकम एंड रिसीट क्रेडिट टू पीएनएल, जो कि कंसिडर किया गया अदर एड में, यानी आपको अदर इनकम यहाँ लिखनी पड़ेगी। ये देखिए, ये जो हमने, ये वाली अदर इनकम यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। पीएनएल में तो पूरी इनकम है, तो अदर इनकम जब यहाँ से हटा देंगे आप, तो यहाँ सिर्फ प्योर बिजनेस की इनकम आएगी। और इनकम जो भी एग्जेम्प्ट इनकम, कुछ एग्जेम्प्ट इनकम भी थी हमने जो कंपटीशन में दिखाई थी, ये देखिए अदर इनकम तो यहाँ दिखाई हमने, यहाँ पर पॉइंट 3 में, इनकम एंड रिसीट क्रेडिट टू पीएनएल अकाउंट कंसिडर अंडर दी अदर हेड ऑफ इनकम एंड चार्जेबल अंडर सेक्शन दिस। और ये इनकम क्रेडिटेड टू पीएनएल जो कि एग्जेम्प्ट है, मैंने आपको बताया था इनकम एग्जेम्प्ट है। ये दोनों हमने यहाँ डाल दी बस। अब जो भी डेप्रिसिएशन अलाउबल, ये तो अपने आप उठ के आएगा जब मैं आपको शेड्यूल बीपी, क्या कहते हैं, शेड्यूल डीपी डेप्रिसिएशन वाला जब भरेंगे, तो ये अपने आप यहाँ पे उठ के आ जाएगा। अब एक बात मैंने आपको कही थी कि पार्ट वाई में अगर कोई भी डिडक्शन आप नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर एनी अदर अमाउंट अलाउबल एज अ डिडक्शन, यानी कोई भी अमाउंट अलाउबल एज अ डिडक्शन या फिर कोई भी अमाउंट नॉट अलाउबल एज अ डिडक्शन, वो दोनों अमाउंट आ जाता है। आप यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, दोनों ही आएंगे, एनी अदर अमाउंट अलाउबल एज अ डिडक्शन, नॉट अलाउबल भी आ जाएगा। नॉट अलाउबल तो पार्ट वाई में ही आएगा शायद, इसमें स्पेकुलेटिव इनकम के लिए स्पेसिफाइड बिजनेस, यानी 35 में कुछ 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं, उनकी बिजनेस की इनकम आपको यहाँ लिखनी पड़ेंगी अगर हो तो, जनरली नहीं होती कंपनीज में। अब पार्ट ओ आई शेड्यूल, ये रहा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पर आप ये सभी चीज़ें आएंगी। ये देखिए, मेथड ऑफ अकाउंटिंग मर्केंटाइल, यानी अक्रूवल बेसिस पे कोई भी चेंज रहा है साल में, मेथड ऑफ अकाउंटिंग में नहीं, ये सब चीज़ें आपको एज इट इज़ भरनी होंगी। आप रॉ मटेरियल किस बेसिस पे उससे वैल्यूएशन करते हैं, अगर कोई वैल्यूएशन में चेंज आया है, कितना आया है, वो आपको यहाँ स्पेसिफाइड करना है। ये क्लाइंट ही डेटा देगा जनरली। अब ये मैं बता रहा था आपको कि ये टैक्स ऑडिट में लिखा हुआ है इन्होंने फिगर की, अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल, पीएनएल में क्रेडिट नहीं किया है, बट ड्यू टू ड्रॉबैक या रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटी, ये सारा अमाउंट यहाँ पर लिखी जाएंगे। और ये अब देखिए, अमाउंट डेबिट टू पीएनएल जो भी डिसअलाउ होंगे अंडर सेक्शन 36, अब मैंने आपको बताया था, ये 37, ये रहा, मतलब यहाँ 36 आना चाहिए, 37 लिख रखा है ये। तो कोई भी समय पहली बार ये नहीं,
प्रोविडेंट फंड वाला, लेट डिपॉजिट वाला यहाँ पर हमने डिसअलाउ कर दिया। जो भी जिससे रिलेवेंट हेड में बिलोंग करेगा हम वहाँ पे उसे डिसअलाउ कर देंगे। अब ये देखिए इंटरेस्ट पेनल्टी भी यहीं पर लिखी हुई है मैंने 759। सो इन दोनों को प्लस करके लिख दिया मैंने। अब इंटरेस्ट ऑन डिले ऑफ पेमेंट ऑफ TDS एंड पेनल्टी ऑन एक्साइज ड्यूटी का अगर ये दोनों का अमाउंट, कोई भी पेनल्टी या फाइन अगर वायलेशन ऑफ एनी लॉ हुआ है तो इन दोनों में ही वो यहाँ पर डिसअलाउ कर दी जाएंगी। अमाउंट डेबिट टू PNL में डेबिट है लेकिन उसे डिसअलाउ किया जाएगा, यानी ये दोबारा हमारी इनकम बन जाएगी। और ये CSR का अमाउंट, CSR का अमाउंट है ना। एनी अदर कंटीजेंट लाइबिलिटी, एनी अदर कंटीजेंट लाइबिलिटी में जो भी अमाउंट बचा, प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये दोनों यहाँ पर डाल दिए हमने। ठीक है। अब इसके बाद आता है अमाउंट डेबिट टू PNL टू एक्सटेंड डिसअलाउ अंडर सेक्शन 40 में। तो 40 में ये दोनों है, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी एंड टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, ये रहा, ये दोनों अमाउंट पे कर दिए गए, तो यहाँ पर डिसअलाउ कर दिया गया ये दोनों अमाउंट इसको। बट एनी अमाउंट डिसअलाउ अंडर सेक्शन 43 भी, अब ये टैक्स ऑडिट के अमाउंट्स यहाँ पे लिखी गई हैं। अगर हम देखेंगे डिसअलाउ अंडर सेक्शन 43 भी, नहीं अलाउ अंडर सेक्शन 43 भी होंगे। ये एनी अमाउंट डिसअलाउ कर दी गई थी 43 भी, यानी टैक्स पीरियड से पिछले ईयर में डिसअलाउ कर दी, बट इस साल अलाउ होंगी क्योंकि इस साल पे कर दी गई हैं। ये रहा 14, अगर आप देखेंगे 14 वारंटी यहाँ पर नहीं की गई, मैंने आपको बताया था ये शेड्यूल BP में एनी अदर डिसअलाउंस में दिखाया गया है। ये ग्रेच्युटी वाला अगर हम देखेंगे एनी सम पेएबल बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन एनी प्रोविडेंट फंड या सुपर एन्यूएशन फंड, तो ये यहाँ पर दिखा दिया गया है। लेबर वेलफेयर उसी का पार्ट होगा। सो हम थे शेड्यूल पे जहाँ पर अलाउंस डिसअलाउंस डिस्कस कर रहे थे हम। सो डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40A हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी और टैक्स एम्प्लॉय दोनों ही अगर आप देखेंगे तो मैं दोबारा बता देता हूँ। शेड्यूल O में डले होंगे जहाँ पर ये डिसअलाउ किया गया होगा, ये अंडर सेक्शन 40 में। क्यों नहीं आ रहा, डिलीट हो गई क्या? ये रहा 40A में है दोनों। ये रही दोनों अमाउंट 40 में डाल दिया। इसका स्पेसिफिकली हेड मिलेगा आपको प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, और ये कोई भी कंट्रीब्यूशन या फंड जो भी पे करना होगा बिहाफ ऑफ पेड बाय द SSC एज एन एम्प्लॉय फॉर दिस हेडिंग। ये एनी अदर डिसअलाउंस आप यहाँ डाल सकते हैं पार्ट वाई में, अगर इसके अलावा कोई भी डिसअलाउंसेज हैं। अब डिसअलाउ जो कि सेक्शन प्रीसीडिंग ईयर में यानी पिछले साल में डिसअलाउ किया था लेकिन करंट ईयर में अलाउ किया गया है, तो ये सभी डिटेल्स हैं उनकी। ये रहा अलाउेबल 24, ठीक है। और ये और वारंटी एक्सपेंस तो शेड्यूल BP में आपको स्पेसिफिकली मिलेगा। सो डिसअलाउ अंडर सेक्शन 43, अब डिसअलाउंस अगर आप देखेंगे ये रहा 43, ये अमाउंट शेड्यूल O में यहाँ पर स्पेसिफिकली हेड दिया जाएगा आपको एनी अमाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि डिसअलाउ होगा अंडर सेक्शन 43, ये हमने डाल दिया। PF का अमाउंट होगा, ये अलाउ वाला है, ये डिसअलाउ वाला, ये दोनों अमाउंट एक्यूमुलेट करके डाला है हमने। लेबर वेलफेयर इंटरेस्ट ऑन PF, क्योंकि किसी भी प्रोविडेंट फंड या सुपर एन्यूएशन या अदर एनी अदर फंड जो कि एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए है वो वाला पैसा इसमें जाएगा। ये दोनों अमाउंट है। लीव इनकैशमेंट, ये रहा लीव इनकैशमेंट का यहाँ अलग से दिया हुआ है टू द लीव इनकैशमेंट, और MSME का एक अमाउंट यहाँ पर जाएगा यानी सम पेबल जो होता है MSME को, लेकिन अगर आप ये अंदर नहीं है तो डिसअलाउ हो जाती है। टैक्स ऑडिट में स्पेसिफिकली दिया जाएगा क्लॉज 22 में। अगर मैं आपको दिखाऊँ क्लॉज 22,
ये रहा क्लॉज 22, यहाँ पर ये अमाउंट डिसअलाउ किया, नॉट पेड गिवन टाइम, यानी विद इन अ टाइम बिफोर द बैलेंस शीट डेट, जब पे नहीं किया तो यहाँ पर अमाउंट आ जाता है। तो ये वाला अमाउंट मैंने पार्ट वाई में यहाँ डिसअलाउ कर दिया। सो और ये अमाउंट जो भी प्रॉफिटेबल यानी प्रॉफिट चार्जेबल अंडर सेक्शन 41, ये वाला आपको बताया था मैंने, प्रोविजन रिटर्न बैक का अमाउंट है ये। अब इसको डन कर देंगे हम। क्वान्टिटेटिव डिटेल जो भी ट्रेडिंग कंसर्न की, ट्रेडिंग के लिए जो भी आपके स्टॉक्स वगैरह होंगे, उनकी ओपनिंग स्टॉक, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, सेल कितने हुए, क्लोजिंग स्टॉक, उनकी डिटेल जाएगी। रॉ मटेरियल्स की डिटेल सभी यहाँ डालनी होंगी, फिनिश गुड्स की डिटेल। हालांकि ये जनरली टैक्स ऑडिट से उठ के यहाँ पे आ जाती है, आपको भरनी भी नहीं पड़ती अगर उस पर टैक्स ऑडिट अप्लाई होता है उस कंपनी पे। और ये यहाँ पर आएंगे आपके डेप्रिसिएशंस, ये 15% रेट वाले, यानी प्लांट एंड मशीनरी के लिए 15% रेट वाले यहाँ पर 15, 30, 40 और 15 वाले हैं। ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, जो भी एडिशन होंगे ड्यूरिंग देयर 180 डेज और मोर। और 180 डेज़ वाले में से अगर आपने कोई भी कंसिडरेशन रियलाइज़ किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो ये यहाँ पर लिया जाएगा। तो ब्लॉक एसेट फॉलो होता है इनकम टैक्स में, तो इसीलिए कहा था ये इनकम एग्जेम्प्ट होगी, क्योंकि इसी में एडजस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर लेस देन एडिशन आप लिखेंगे, लेस देन 180 डेज़ और लेस वाला। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको डेप्रिसिएशन जितना भी अलाउ होना है वो बता देगा। आपको टैक्स ऑडिट में भी ये फिर एज इट इज़ मैच मिलेंगे। आपको मैं दिखाऊँ टैक्स ऑडिट में क्लॉज 18 आएगा आपको। ये रहा 72 प्लान एंड 15%, ठीक है। 15% अगर आप यहाँ देखेंगे ये एज इट इज़ मैच करना चाहिए। डेप्रिसिएशन भी इतना ही क्लेम मिला होगा हमें, ये देखिए जाता है हम प्लांट एंड मशीनरी 40%, वही ओपनिंग बैलेंस जो भी एडिशन हुए हैं 180 डेज़ और मोर, और यहाँ पर लेस देन 180 डेज़ वाला, और यहाँ डेप्रिसिएशन जितना भी ड्यूरिंग द अलाउ अपने आप कैलकुलेट होके ये आपकी रिटर्न वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पर आएगा जो भी डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे लगेंगे अदर देन द प्लांट एंड मशीनरी, इसमें भी सेम एज इट इज़ वही होगा। जब इसे कंफर्म करेंगे आप, तो यहाँ एक डेप्रिसिएशन का एक अलग सभी शेड्यूल होगा, शेड्यूल डेप। यहाँ पर आपको बताएंगे प्लांट एंड मशीनरी में इतना डेप क्लेम किया आपने, बिल्डिंग में इतना, फर्नीचर में इतना, तो टोटल आपने जो डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में इतना क्लेम किया। अगर हम कंप्यूटेशन में देखेंगे, हमारी कंप्यूटेशन में भी इतनी ही आ रही होगी जनरली। आई विल शो यू, ये रही, और ये अपने आप शेड्यूल बीपी में एडजस्ट हो जाएगा। और ये हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल शेड्यूल एचपी में जाएंगी, जो भी हाउस प्रॉपर्टी सेल परचेज या उससे इनकम आई है, कैपिटल गेन की शेड्यूल सीजी में जाएंगी। कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट अगर आप होल्ड करते हैं, बिटकॉइन या वगैरह, तो वो उसकी डिटेल यहाँ पे जाएगी। शेड्यूल होगा इसमें वो जा अदर सोर्स की इनकम, ये रही अदर सोर्स की इनकम यहाँ पे आएगी। ये जो अदर सोर्स कहाँ आ गया, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो 16-26 हमने लिया, यहाँ पर अलग अलग करके लिखा है। फिलहाल हमने इंटरेस्ट का इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट ही है, और बाकी मिसलेनियस इनकम में लिखा है हमने। यहाँ अलग से आधा ऐड करने का ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं, देन शो इट है। तो 16-26 ये डन। तो इसे कंफर्म करते हैं। अदर देन ये ओनिंग रिसोर्सेज से कोई इनकम नहीं है हमारी, सो अदर देन अगर कोई भी इनकम चार्जेबल अंडर स्पेशल रेट होगा तो यहाँ पर वो डाली जाएगी, फिर वो शेड्यूल एसआई में दिखेगी। मैं आपको दिखाता हूँ कोई भी स्पेशल रेट्स अगर अदर देन जो नॉर्मल रेट लगा है 22% उससे, ये अगर मैं आपको दिखाऊँ कहाँ है स्पेशल शेड्यूल एसआई, यहाँ पर उसकी डिटेल जाएंगी। और ये रहा एग्जाम्प्ट इनकम जो भी एग्जाम्प्ट हुई थी उसकी, ये रहा अदर एग्जाम्प्ट डिटेल, नेट सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट जो प्रोविजन नो लॉन्गर रिटर्न बैक, तो यहाँ पर इसे एग्जाम्प्ट कर देंगे। और ये रहा, आपको ये बता दिया मैंने इनकम टैक्स स्पेशल रेट, जिस पे भी स्पेशल रेट अप्लाई वो यहाँ पे जाएगा। और करंट ईयर के लॉसेस एडजस्ट यहाँ पे होंगे। अगर करंट ईयर लॉस है लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी गेन है, यहाँ पर आपको लॉस होकर सेटअप होकर शो दिखेगा, बट यहाँ तो प्रॉफिट है तो नहीं आएगा ऐसा कुछ। और ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, जो पिछले साल के अगर कोई लॉसेस उठ के आए हैं तो यहाँ पर दिखेंगे। जो आप करंट ईयर का अगर लॉस होता है इसमें, तो कैरी फॉरवर्ड की डिटेल्स यहाँ आती है। और जो
पिछले सालों के कैरी फॉरवर्ड होके आए हैं उनकी भी डिटेल्स यहाँ पे होती हैं। एनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की डिटेल यहाँ पे जाएगी, जो भी एनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इस कंपनी में नहीं है सो नहीं ले रहे हैं। और इस शेड्यूल एज सच में जो भी शेयर होल्डर की डिटेल्स मैं इसको ओपन करके नहीं दिखा सकता क्योंकि कंपनी इस कंपनी का पर्सनल डेटा है इनमें। तो यहाँ पर शेयर होल्डर की डिटेल्स जाएंगी, जो भी एंड ऑफ द ईयर में शेयर होल्डर्स रहे होंगे या फिर चेंज ड्यूरिंग द ईयर, उनकी डिटेल उससे सेकंड पार्ट में जाती है। और ये शेड्यूल एल, इसमें जो भी कंपनी ने होल्ड कर रखी है बिल्डिंग लैंड उन सभी की डिटेल्स यहाँ पर जाएंगी। ज्वेलरी हो गई, मोटर व्हीकल, जो भी लाइबिलिटीज़ होंगी। अब आते हैं टोटल कंपटीशन। अब यहाँ अगर आप चेक करेंगे तो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड गेन, ये देखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एज इट इज़ हमारी मैच कर रही है, ये मैच कर रही है। 16-26 हमारी अदर सोर्सेज की इनकम मैच कर रही हैं। सो ये हमारा टोटल बन जाता है, टोटल इनकम आ गई। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टी डी एस 26 ए एस आप डाउनलोड करेंगे, उसमें जितनी भी डिटेल जनरेट तो उठ के आ जाती हैं, लेकिन आपको यहाँ चेक करना है। मैं आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ कैसे भरी जाती हैं। आप इसे सेल्फ सेलेक्ट करेंगे, जो भी उनका 10 नंबर होगा, किस सेक्शन में कटा है आपका, आपके हाथ में कितना कटा, डिडक्शन ऑन हैंड्स, और आप क्लेम कितना कर रहे हैं वो, और ग्रॉस अमाउंट यहाँ पे डाली जाएंगी, और किस इनकम में आपने इसकी इनकम कहाँ बुक करी है कौन साइड में वो, दैट्स इट। अदर देन दी, जो यहाँ पर अदर देन दिस, उसके अलावा यहाँ डिटेल जाएगी।